हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक साला यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इस समय जनवरी मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। डेली आपकी दो क्लासेस होती हैं। पहले क्लास में आपको करंट अफेयर जो न्यूज एनालिसिस है वो बताया जाता है। उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये अभी एमसीक्यू की क्लास है। इसमें जो भी जनवरी मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू है या उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो भी पॉसिबल एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। जैसा आप सभी को पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ताकि उनके लोकल पीपल के एस्पिरेशन को पूरा किया जा सके। कितने स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन है? टोटल जो है 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अगर हम बात करें कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 371 से लेके आर्टिकल नंबर 371 जे, ये सारे आर्टिकल में। और ये आर्टिकल किस पार्ट्स में आते हैं? तो पार्ट 21। किस पार्ट में आता है? पार्ट 21। तो पार्ट 21 के आर्टिकल नंबर 371 से लेके आर्टिकल नंबर 371 जे में क्या दिया गया है? कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन। तो नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 371 ए। आर्टिकल 371 ए। और यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, जब किसी भी आर्टिकल के आगे ABCD कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो ये आर्टिकल किसी न किसी अमेंडमेंट से जोड़ा जाता है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। तो अब ए लिखा है, तो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया 13th अमेंडमेंट एक्ट। 13th अमेंडमेंट एक्ट 13th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1962 में। इससे 371 ए जोड़ा गया। इसके लिए नागालैंड, 371 ए नागालैंड के लिए। तो 371 में किस स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है? तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक। 371 बी पूछा जाए तो 371 बी, 371 बी किसके लिए है? असम के लिए। 371 सी बोले, 371 सी, 371 सी है मणिपुर के लिए। इसी तरह 371 डी पूछ लिया जाए तो ये किसके लिए? 371 डी आंध्र प्रदेश। डी एंड ई दोनों ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। 371 एफ, 371 एफ किसके लिए हो जाएगा? सिक्किम के लिए। सिक्किम के लिए 371 एफ सिक्किम के लिए। सिक्किम से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, सिक्किम कौन से अमेंडमेंट से एक फुल स्टेटहुड मिला? मतलब सिक्किम जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आप जवाब दोगे 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। मतलब 1975 में 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को फुल स्टेटहुड मिला। फुल स्टेटहुड मिला। ठीक। 371 जी की बात करें, 371 जी, 371 जी किसके लिए? मिजोरम के लिए। मिजोरम। 371 एच, 371 एच किसके लिए है? अरुणाचल प्रदेश। 371 आई गोवा। 371 जे
ये है कर्नाटका के लिए, कर्नाटका के लिए। ठीक, तो अभी देखो जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 371 से लेके 371 जे तक में। ये कौन से पार्ट के अंडर में आता है? तो पार्ट 21, पार्ट 21। और अगर कितने स्टेट्स के लिए? टोटल 12 स्टेट्स के लिए। और 371 किसके लिए? महाराष्ट्र गुजरात के लिए। ठीक, 371 ए किसके लिए? नागालैंड के लिए। 371 बी किसके लिए? आसाम के लिए। 371 सी किसके लिए? मणिपुर के लिए। 371 डी और ई किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। 371 एफ किसके लिए? सिक्किम के लिए। 371 जी किसके लिए है? मिजोरम के लिए। 371 एच किसके लिए? अरुणाचल के लिए। 371 आई किसके लिए? गोवा के लिए। और 371 जे किसके लिए है? कर्नाटका के लिए। तो ये स्पेशल प्रोविजन याद रखना, सभी स्टेट्स का याद रखना। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में नीचे दिए गए स्टेट्स में से किसके लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान है या नहीं है, किसके लिए नहीं है। जब नहीं है पूछेगा तो तुम्हें ये याद होना चाहिए किसके किसके लिए है। तो किसके किसके लिए है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स के लिए है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? Which festival of Nagaland is celebrated in the first week of December every year? Sikreng, Sikreni, मोआत्सु, हॉर्नबिल या तोकू विमोग? तो सही जवाब होगा इसका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड में दिसंबर के पहले वीक में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1963 में फर्स्ट दिसंबर को नागालैंड जो है एक फुल स्टेट बना था, फुल स्टेट बना था। तो इसके लिए हम लोग नागालैंड वाले लोग स्टेटहुड फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ अलाइन करता है, इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ अलाइन करता है। कल का क्लास अगर जो लोग देखे होंगे, रोमोसी, रुमोसू विलेज का नाम सुने होंगे। रुमोसू विलेज किसके लिए होता है, किस लिए फेमस है? ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए, ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए। कहाँ पे है ये? नागालैंड में है, नागालैंड में है। और यहीं पे ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखें, नागालैंड स्टेट कब बना? 1963 में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। इसमें एक मैप की जरूरत थी, वो मैप अभी आज की क्लास में इंक्लूड नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। नागालैंड शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, नागालैंड इज सराउंडेड बाय असम ऑन ऑल साइड। तो थोड़ा सा एक रफली मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख के समझने की कोशिश करना है इसको। नॉर्थ ईस्ट का ये हो गया हमारा भूटान, भूटान के बगल में अरुणाचल प्रदेश, फिर भूटान के नीचे असम, ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश,
बांग्लादेश, यहाँ का ये वाला एरिया हो गया आसाम का। ठीक, ये तो पूरा, ये नीचे ये जाता है वेस्ट बंगाल, ये हो गया आपका भूटान। भूटान इधर वाला एरिया ये पूरा हो गया वेस्ट बंगाल का। ये ऊपर हो गया यहाँ पे सिक्किम। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको पड़ता है जिस अभी हम लोग पढ़े थे नागालैंड के बारे में। हम्म, ये हो गया आपका नागालैंड। फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर। ये हो गया त्रिपुरा। सॉरी, ये मिजोरम यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पड़ता है त्रिपुरा। तो अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक बस रफ आइडिया के लिए मैप है, उतना क्लियर मैप देखो हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है कि मैप बना पाए, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया के लिए नागालैंड शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, ये सबको पता हो। तो म्यांमार और नागालैंड के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? तो हाँ सर, ये दोनों तो आपस में सटे हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट, नागालैंड इज सराउंडेड बाई असम ऑन ऑल साइड। कहीं से दिख रहा है क्या? इधर तो अरुणाचल आ गया, इधर म्यांमार आ गया। एक ही साइड से, वन ऑन ऑल नहीं। अगर वन साइड लिखा होता तो सवाल सही होता, लेकिन ये ऑल साइड लिखा हुआ है तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा? वन ओनली। ये जो इधर वाला मैप है, ये बड़े ध्यान से इसको ऑब्जर्व करने की चीज है, ये ऑब्जर्व करने की चीज है। जैसे किसी सवाल में होता है सिक्किम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो आपको देखना पड़ेगा मैप को, थोड़ा सा आंखों के सामने चमकाना पड़ेगा कि इधर सिक्किम तो ऊपर है, बांग्लादेश नीचे बीच में, तो पूरा एरिया वेस्ट बंगाल का है, तो बॉर्डर नहीं शेयर कर सकता। तो थोड़ा सा वो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी। वो तभी होगा जब बार बार मैप देखते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक, ये सवाल है मेघालय। यहाँ पे ही मिसप्रिंट हो गया है। ओके, मेघालय। मेघालय बिकम अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन विच ईयर? तो सीधा जवाब 1972। अभी हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे। मेघालय कौन से स्टेट से बनाया गया? किस स्टेट से काट के बनाया गया? तो आसाम से। किस स्टेट से काट के बनाया गया है? असम से, 1972 में। मेघालय के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन था क्या? मेघालय के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन था क्या? नहीं सर, मेघालय के लिए तो कोई स्पेशल प्रोविजन हम लोग नहीं पढ़े थे। हाँ, तो ऐसे ध्यान रखना कि मेघालय के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक। अगला सवाल, मेघालय फॉलो विच टाइप ऑफ सोसाइटी? मेघालय की सोसाइटी कैसी है? तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर है। मेघालय की सोसाइटी जो है मैट्रिलिनियल है, हिंदी में मात्र सत्तात्मक है। मतलब वहाँ सोसाइटी में वुमेन्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वुमेन्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है सोसाइटी में। तो ये एक मेघालय का यूनिक फीचर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ये वाला मैप अभी जो मैंने बताया था, ये वाला मैप देखो खुद ही ध्यान में आ जाएगा।
बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? त्रिपुरा कर रहा है, मिजोरम इधर कर रहा है, मणिपुर नहीं कर रहा है, नागालैंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे मेघालय मेघालय करता है क्या? तो हाँ, मेघालय करता है। तो क्या जवाब बनेगा हमारा? मेघालय। ओके। नागालैंड पहले देखो, जो सबसे पहले नहीं करता है उसको काट दो। फोर्थ ऑप्शन ये काटा, ये कटा, ये कटा, तो सही ऑप्शन क्या बचा? ए 1 2 3। मतलब मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ साथ में ये भी याद कर लो, वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है, प्लस आसाम भी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। तो ये 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कोई स्टेट, और कोई स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और बांग्लादेश के साथ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और असम। तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मेघालय है 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सर इसके बारे में तो आपने अभी पढ़ाया ही नहीं कि 3 है कि 4 है, लेकिन इतना तो पता है ना कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो इसको अभी हम इस स्टेटमेंट को यहीं पे छोड़ देंगे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दीज काउंसिल फंक्शन अंडर द 5th शेड्यूल। अब कुछ खटपट हुआ क्या दिमाग में? हुआ सर, आपने पढ़ाया था कि मेघालय जो है वो 6th शेड्यूल के अंडर में आता है, 6th शेड्यूल के अंडर में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट काट दो। तो अपने आप एक ही ऑप्शन बचेगा, ए ऑप्शन 1 एंड 3 बिल्कुल सही है, 1 एंड 3। तो इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ से ये भी याद कर लो कि मेघालय के पास 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 स्टेट कहाँ आते हैं? 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड इन मेघालय। तो कल पढ़े थे, बिल्कुल सही। दे आर मेड बाय ट्रेनिंग रूट्स ऑफ रबर ट्रीज। बिल्कुल सही, रबर ट्रीज की ही रूट से ये लिविंग ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आसान सवाल था। संपूर्णता अभियान पढ़े थे। संपूर्णता अभियान किसके लिए? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन। तो संपूर्णता अभियान में क्या पढ़े थे? नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था अभी 2026 में। इसका क्या था? सेकंड वर्जन लॉन्च किया है, सेकंड वर्जन। फर्स्ट वर्जन कब आया था? 2024 में। 2024 में फर्स्ट वर्जन आया था। 2024 में क्या फर्स्ट वर्जन आया था? ठीक। कौन लॉन्च किया था? नीति आयोग। और किस लिए है संपूर्णता अभियान? जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स के लिए इनके जो भी डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो ये क्या लगता है आपको किस प्रोग्राम से जुड़ा हो सकता है? तो यहाँ सीधा दिख रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक। आगे फिर से संपूर्णता अभियान का ही सवाल है। संपूर्णता अभियान इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। बिल्कुल सही जवाब। इट फोकसेस ऑन सैचुरेशन ऑफ की डेवलपमेंट इंडिकेटर। बिल्कुल सही। इट इज ओनली टू रूरल एरियाज। नहीं, ये गलत है। तो जवाब क्या हो जाएगा? 1 एंड 2।
चलो, नीति आयोग का फुल फॉर्म ये भी बताए थे क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। किस बॉडी की जगह पे नीति आयोग आया था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पे। प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस समय नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। ये सब पढ़े थे कल परसों की क्लास में, सुमन बेरी। नीति आयोग का सीईओ आईएएस निधि छिब्बर। ये सब अभी कल की क्लास में हम लोग कवर किए थे, ठीक? तो एक बार रिकॉल कर लो। सॉरी। नीति आयोग approach differs from planning commission in that it focuses on top down planning, allocate fund directly। क्या नीति आयोग फंड एलोकेट करता है? नहीं सर, ये तो सिर्फ एक थिंक टैंक है, ये एक एडवाइजरी रोल है इसका। कोई इसके पास ऐसी पावर्स नहीं है फंडिंग वाली। तो ये सवाल गलत हो गया। स्टेट बजट वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। बचे हमारे दो, 50-50। अब नीति आयोग को क्यों बनाया गया था? बॉटम अप प्लानिंग के लिए। बॉटम अप प्लानिंग के लिए। अगला सवाल, नीति आयोग हैज द पावर टू एलोकेट फंड्स टू स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत। पहला स्टेटमेंट देखो गलत कर दिया। एक ऑप्शन बचा 2 और 3। ये बिल्कुल सही जवाब। ये थिंक टैंक है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, तो बिल्कुल सही जवाब। Which article deals with election of president? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? चार ऑप्शन है, 52, 54, 56 या फिर 72। तो सही जवाब देखो कल पढ़े थे 52 में क्या है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 52 में तो प्रेसिडेंट पोस्ट का नाम है। सॉरी। 54 में क्या है? इलेक्शन। कल पढ़े थे 54। इलेक्शन किसमें है? आर्टिकल नंबर 54 में। और 56 यहाँ पे दिख रहा है। 56 में क्या है? टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म मतलब कितने टर्म के लिए कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पे रह सकता है। ये कहाँ पे है? 56 में। ये कहाँ पे है? 56 में। आर्टिकल 72 भी कल पढ़े थे। क्या है 72? पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो याद रखना 52 में क्या है? प्रेसिडेंट के पोस्ट का वो है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 में इलेक्शन, 56 में टर्म, 72 में पार्डनिंग पावर। तो बताओ इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर में होता है? इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कभी भी इससे सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। आर्टिकल 61। सॉरी। अगर प्रेसिडेंट 52 में है तो वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन कौन से आर्टिकल में है? तो जवाब देना आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63। चलो अगला सवाल देखो, राष्ट्रपति भवन के बारे में। पहला स्टेटमेंट, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही छापा हुआ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंसेज ऑफ एनी हेड ऑफ द स्टेट।
इट वॉज बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या लगता है कि राष्ट्रपति भवन आफ्टर इंडिपेंडेंस बना है? गलत। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति भवन पहले ही बन चुका है। राष्ट्रपति भवन इंडिपेंडेंस से पहले का बना हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग को ये क्या मिल जाएगा? 1 और 2 ये दोनों सही है। राष्ट्रपति भवन जो है 1929 में बन के कंप्लीट हो गया था और 1912 में इसके बनने की शुरुआत हुई थी। पहले इसको राष्ट्रपति भवन को पहले वाइसरॉय हाउस बोला जाता था। बाद में इसको राष्ट्रपति भवन बोला जाने लगा। तो ये भी याद रखना 1929। ठीक। कौन डिजाइन किया था? अगर ये पूछे कि राष्ट्रपति भवन कौन डिजाइन किया था तो कौन डिजाइन किया था? लुटियंस। एडविन लुटियन एक इंजीनियर था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसने डिजाइन किया गया था। ठीक। एक चीज और पढ़े होंगे अभी, राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल हुआ करता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदल के कर दिया है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप। ठीक। ये भी ध्यान रखना, ये रिसेंटली अभी बदला गया है। चलो ये बताओ, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? सबसे पहली बात तो यहाँ बताओ, ओथ कौन से आर्टिकल में आता है? प्रेसिडेंट का ओथ आर्टिकल 60। कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक। ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल है टेम्पल आर्किटेक्चर से। इन नागरा स्टाइल टेम्पल द टावर इज कॉल्ड। नागर शैली में जो मंदिर बने होते हैं जैसे ये, तो उसकी खासियत क्या होती है? पहली बात तो वो एक चबूतरे पे बना होता है, फिर उसमें ऊपर टावर, ऐसे ऐसे टावर बने होते हैं। ठीक। तो ये टावर को क्या बोलते थे? कल अभी पढ़े थे, शिखर। क्या था ये? शिखर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शिखर। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो फिर गर्भगृह इज यूजुअली डिवाइड ऑफ इलेबोरेट डेकोरेशन। तो देखो ये गर्भगृह जो है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि उसमें बहुत कुछ ढेर सारा डेकोरेशन वगैरह नहीं होता था। गर्भगृह क्या है? गर्भगृह कल पढ़े थे कि जो मेन जिसका मंदिर है, जिस भी देवी देवता का मंदिर है, जो मेन डिटी है, उसकी आइडल कहाँ पे होती है? गर्भगृह में होती है। उसकी मूर्ति कहाँ स्थापित की जाती है? गर्भगृह में। तो ये डेकोरेशन के बारे में तो हम लोग कुछ अभी जानते नहीं है खास करके, तो इस स्टेटमेंट को हम छोड़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पे चलो। दूसरा क्या कह रहा है? मंडप इज यूज्ड फॉर रिचुअल्स एंड गैदरिंग। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ये मंदिर है, ये यहाँ हो गया गर्भगृह, तो इसके पास ऐसे पिलर हॉल वगैरह था जहाँ लोग बैठ के प्रार्थना वगैरह करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इसको बोला जाता है मंडप। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा, गोपुरम इज द मेन श्राइन। मेन श्राइन क्या गोपुरम होता है? नहीं, वो तो अभी हम लोग पढ़े, मेन श्राइन जो गर्भगृह होता है। तो ये गलत हो गया। तो तीसरा स्टेटमेंट काट दो, मतलब पहला और दूसरा सही है। तो इसका मतलब ये भी हमें यहाँ से जानने को मिला कि गर्भगृह में खास तौर से सिर्फ गर्भगृह के अंदर बहुत ढेर सारा डिजाइन वगैरह या डेकोरेशन वगैरह नहीं किया जाता था। तो गोपुरम होता क्या है? गोपुरम हम लोग द्रविड़ शैली में पढ़े थे। द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल हैं वो एक वॉल से इंक्लोज होते हैं और जो मेन एंट्री गेट होता है उसको बोलते हैं
गोपुरम, जो टेम्पल कैंपस में जाने के लिए मेन एंट्री गेट होता है उसको बोलते हैं गोपुरम। नेक्स्ट, ये भी टेम्पल आर्किटेक्चर से एसर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्सन रीजन टाइप का एसर्सन क्या दिया हुआ है? नागर टेम्पल डू नॉट हैव लार्ज बाउंड्री वॉल्स, their emphasis is on vertical elevation rather than enclosure। नागर टेम्पल में क्या बाउंड्री वॉल होता है क्या? नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं। बाउंड्री वॉल कहाँ पे होता है? द्रविड़ स्टाइल में, नागर स्टाइल में नहीं होता है। तो ए वाला जवाब, ए वाला असर्शन सही है। और तुम देखोगे जो नागर शैली में जो मंदिरों के शिखर होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, तो उनका ध्यान जो है वर्टिकल एलिवेशन मतलब लंबवत ऊंचाई पर इनका ध्यान रहता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और वो इंक्लूजर नहीं चाहते, मंदिरों को चारों तरफ से पैक नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल सही। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आखिरी सवाल, विच डायनेस्टी एसोसिएटेड विद वेसरा स्टाइल? वेसरा स्टाइल क्या था? मैंने बताया था कुछ एरिया में कुछ एलिमेंट लिए गए नागर स्टाइल से, कुछ एलिमेंट लिए गए द्रविड़ स्टाइल से। इन दोनों के कुछ कुछ एलिमेंट्स को मिला के एक न्यू स्टाइल का ओरिजिन हुआ, न्यू स्टाइल का ओरिजिन हुआ जिसको बोला गया वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल या वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ये कौन से डायनेस्टी के रूल में, कौन सी डायनेस्टी के रेन में इस वेसरा स्टाइल के मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे? तो आप आंसर दोगे चालुक्य। ठीक, तो आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। बाकी और कोई भी अपडेट के लिए ये टेलीग्राम चैनल है प्रयोगशाला नाम से, इसको डाउनलोड कर दो। इसमें क्लास की टाइमिंग, किस सब्जेक्ट पे क्लास आने वाली है, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा और जो भी अपडेट है चैनल की रिगार्डिंग इसमें मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप तक पहुँचेगा। और सेशन पढ़ के लग रहा हो कि कोई फायदा है, एग्जाम में इससे कुछ एक आध सवाल आएगा या जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो आपके दिमाग में घुस रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब करना तो एक रिचुअल ही है। बाकी कमेंट में अगर कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बोल सकते हो कमेंट में, कमेंट ओपन रहता है। ठीक है, अब कल तो संडे है, कल करेंट अफेयर की वीडियो आएगी। परसों मंडे से अब हम लोग फरवरी मंथ के करेंट अफेयर पढ़ेंगे। फरवरी मंथ के करेंट अफेयर परसों मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मंडे से रोज सुबह आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें फरवरी 2026 मंथ का करेंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।